तो चलिए आपको सीधे आरकेटीएफ ले चलते हैं, जहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आरकेटीएफ यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय पर्यावरण पर परिचर्चा, जिसमें तमाम दिग्गजों की शिरकत हम देख रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव परिचर्चा में शामिल हुए हैं। मार्गदर्शक और राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण को गति देने के लिए अथक प्रयास करने वाले मेरे परम आदरणीय श्री गोपाल आर्य जी, राष्ट्रीय संयोजक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि हमारे बीच हैं। विश्वविद्यालय प्रांगण में उनका स्वागत है। हमारे प्रदेश के आइकॉन, हर वक्त हर एक की मदद के लिए तैयार परम आदरणीय श्री अशोक पांडे जी, माननीय संचालक मध्य प्रदेश प्रांत हमारे बीच हैं। विश्वविद्यालय के प्रांगण में उनका स्वागत है। मध्य प्रदेश के नियामक विश्वविद्यालय नियामक आयोग के लिए सौगात व ईमानदारी की कड़ी में एक अनूठा व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय को छात्र हित में काम कराने के लिए प्रेरित करना, डॉक्टर भरत शरण जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश विनायक विश्वविद्यालय आयोग, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर साधना कपूर, कुलाधिपति श्री रामाकृष्ण धर्मार्थ विश्वविद्यालय, इस अवसर पर पधारे विभिन्न विश्वविद्यालय से आए माननीय कुलपतिगण, उच्च संस्थानों के डायरेक्टर, शिक्षाविद, समस्त प्राध्यापकों, अतिथिगण एवं छात्रों, आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शुभ कर्मों से इस प्रांगण के में विशेष पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और यूनिवर्सिटी के लिए पॉजिटिव आप सबका एटीट्यूड और भगवान राम के आशीर्वाद से इस विश्वविद्यालय का नाम देश और विदेश में नंबर 1 पर होगा। ये आप सबका आशीर्वाद ही है कि आरकेटीएफ ग्रुप उन्नति के उस चरम सीमा पे है कि इससे जुड़ा हर व्यक्ति अपने आप को गर्व महसूस करता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय चांसलर मैम डॉक्टर साधना कपूर जी। कर्मण्य वाणी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेषु गुरुमास्ते संगोस्ते कर्मणि। कर्म की सर्वश्रेष्ठता के जीवंत प्रतीक आदरणीय चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर जी से निवेदन है कि अपने उद्बोधन से हम सभी को मार्गदर्शित करें। परम आदरणीय इस प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री, महाकाल के नगरी से बिलोंग करने वाले हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मेरे बेटे के गुरुदेव, इस देश को पर्यावरण में नई दिशा के लिए प्रेरित करने वाले पर्यावरण संरक्षण समिति के चेयरमैन संयोजक आदरणीय गोपाल आर्य जी, आज पहली बार मुझे पता चला कि अशोक पांडे जी हमारे आदरणीय जस्टिस रहे हैं। उनके न्याय की हमेशा चर्चा रही। हरि को आशीर्वाद के लिए प्रेरित करने के लिए डॉक्टर अशोक पांडे जी, नियामक आयोग के चेयरमैन, हम सबके प्रिय परिवार के सदस्य की तरह सबको ट्रीट करने वाले डॉक्टर भरत शरण सिंह जी, इस प्रदेश के आए हुए अलग अलग विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, जिन्होंने इस प्रदेश का नाम रोशन करने में एक नई दिशा दी, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। आरकेटीएफ यूनिवर्सिटी की स्थापना 2011 में हुई। आरकेटीएफ कॉलेज सबसे पहले 1995 में स्थापना की गई। जब यहां पर
रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर का सिलेक्शन के लिए बात हुई, मेरी तरफ से ये कोशिश हुई कि हम अपने यहां का बेस्ट वाइस चांसलर लाएं, बेस्ट रजिस्ट्रार लाएं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और नेशनल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर पंजाब सिंह जी को सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी में जोड़ा। आज वो 10 साल से हमारे साथ है। डॉक्टर बीएन सिंह कुक्कुट विकास निगम के सीएमडी 15 साल से थे, उनको प्रेरित किया कि आप बीएलएस ले और हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर वीके सेठी एनटीपीसी में डायरेक्टर, एनर्जी के पिता में उनको जोड़ा। इन सब ने मिलकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की और इन्हीं के बलबूते पे आज प्रदेश में 5 यूनिवर्सिटी हैं और देश में 7 यूनिवर्सिटी चल रही है। 4 नई यूनिवर्सिटी की स्थापना में अग्रसर हमारे प्रिय डॉक्टर बीएन सिंह जी एक देहरादून में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, एक सोनीपत में बना रहे हैं। क्योंकि हमारे प्रिय डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं, उनसे मैं प्रॉमिस करके आया हूं कि एक यूनिवर्सिटी हम उज्जैन में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी खोलेंगे। जितनी बड़ी आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी है वैसी ही यूनिवर्सिटी होगी। एक चीज जो आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा, आम लोगों को ये लगता है कि आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी का काम है पढ़ाना और डिग्री देना। ये बिल्कुल नहीं है। इस साल 110 करोड़ रुपए की ग्रांट केवल आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी को मिली है। इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी को इतनी ग्रांट नहीं मिली। दुनिया का तीसरा कार्बन कैप्चर प्लांट और एशिया का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में संचालित किया जा रहा है। 500 टन कार्बन डाइऑक्साइड की ये हर साल बचाते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट है जो संगरौली और शक्तिनगर में, जहां पर 450 टन पर घंटे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, वहां का प्रोजेक्ट हमें लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वहां हम लगाएं और उस एरिया को क्लीन पर्यावरण के लिए इस प्रोजेक्ट से योगदान दें। आरपीआई यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से 100 साल पुरानी जो अमेरिका में यूनिवर्सिटी है, उसके साथ एमओयू हुआ और उन लोगों ने हमें इसमें बहुत मदद की। हिंदुस्तान का पहला डेंटल इम्प्लांट इस यूनिवर्सिटी में बनाया गया, जिससे डेफ आदमी दांत के अंदर इम्प्लांट करके उसको पूरा सुनाई देता है। 2 साल की रिसर्च में जो उसकी कास्ट पहले 30,000 रुपये आ रही थी, अब 350-400 रुपये आ गई है। परम प्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रगति मैदान की एग्जीबिशन में हमारे स्टूडेंट्स और वाइस चांसलर को उस प्रोजेक्ट के लिए 11 लाख रुपए का इनाम दिया। उस प्रोजेक्ट का प्रोडक्शन इमीडिएटली हम शुरू कर रहे हैं कि खासकर हिंदुस्तान में कोई आदमी डेफ ना हो। बुखारी के लिए डीआरडीओ के साथ एग्रीमेंट किया। -35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को 25 डिग्री टेम्परेचर तक लाने के लिए, जहां हमारे सियाचिन किया गया, वो प्रोजेक्ट बहुत जल्दी उसको लगाने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। वहां भी हम लोगों ने उनको कहा कि हम 5 लाख ये बुखारी आपको बना के देंगे। वर्मी कंपोज में यहां पर आज 100 टन वर्मी कंपोज पर ईयर बनाया जा रहा है। 500 टन का और प्लांट यहां से 25 किलोमीटर दूर नोनी खेड़ी में डॉक्टर बीएन सिंह और उनकी टीम ने लगाया है।
वर्मी कंपोस्ट की हर पैकेट में आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है और हर घर में हम उसको पहुंचा रहे हैं। एक अलग नई चीज बनाई जो लोकल भोपाल के उन्होंने जरूर पढ़ा होगा, नर्सिंग रोबोट। नर्सिंग रोबोट की रिसर्च आदरणीय डॉक्टर डांगी और उसकी टीम ने यहां की। उसमें 5 मिनट में 18 टेस्ट एक पेशेंट के हो जाते हैं। किसी भी ह्यूमन बीइंग की पेशेंट के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। उसका पेटेंट इस हफ्ते या अगले हफ्ते हो जाएगा। वो भी ये नहीं मैं कहूंगा कि नर्सिंग का रिप्लेसमेंट है, पर चूंकि कोरोना में जब हम हॉस्पिटल चला रहे थे तो नर्सिस की बड़ी शॉर्टेज थी उस वक्त। इस चीज को बनाया और ये रोबोट अगले हफ्ते हम लॉन्च कर देंगे। मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन प्लांट। एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा कि 750 बेड का हम कोरोना हॉस्पिटल चला रहे थे आरकेडीएफ में, मेडिकल कॉलेज में। पहली बार मुझे लगा कि ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है। कल मुझे बताया गया कि एक आदमी अपने जीवन भर में 428 पेड़ नष्ट करता है और केवल 28 पेड़ जनरेट कर रहा है। यदि 5 करोड़ पेड़ उगाता है और 10 करोड़ पेड़ कट जाते हैं। उस वक्त मुझे ये लगा कि हमें भी ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहिए। 6 दिन के अंदर इटली से इंपोर्ट करके वो प्लांट लगाया गया। उस प्लांट का फायदा ये हुआ कि जो पेशेंट हमारे यहां दाखिल हुए किसी को फंगल इन्फेक्शन नहीं हुई, क्योंकि नेचुरल ऑक्सीजन से उसका ट्रीटमेंट हुआ। हमारे यहां डॉक्टर नीलेश दिवाकर और उसकी टीम उसका प्रोटोटाइप तैयार कर रहे हैं। अगले 6 महीने में हम ऑक्सीजन प्लांट बनाने का प्रक्रिया चालू कर देंगे जो आरकेडीएफ के नाम से बिकेगा। ऐसी कई रिसर्च हैं जो इस विश्वविद्यालय ने शुरू की। सीहोर विश्वविद्यालय ने 60,000 रुपए में एक कार बनाई, सोलर कार, जो 200 किलोमीटर बिना चार्जिंग के चलती है। एनडीटीवी और आईटेक में उसका आधा घंटे का प्रोग्राम हुआ, उसका पेटेंट करा लिया है। इंडस्ट्री में देंगे कि वो बिना पेट्रोल डीजल के वो कार चले। यदि बैटरी रखेंगे तो उसकी स्टोरेज भी हो जाएगी, बिना बैटरी के भी वो 200 किलोमीटर चलती है। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया पे भी बहुत अच्छे रिसर्च हुए। इस यूनिवर्सिटी में 1 अप्रैल से अभी तक 18 पेटेंट हुए। 200 के करीब जर्नल पिछले 1.5 साल में इन लोगों ने आर्टिकल लिखे और 40 किताबें इस यूनिवर्सिटी के लोगों ने लिखी। हमारा योगदान इस प्रदेश में एजुकेशन को नई दिशा देना है। बाहर से लोगों को यह लगता होगा कि ये केवल डिग्री बांटते हैं। आप हमें 3 दिन का समय दें। 3 दिन के अंदर यदि आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में सारी रिसर्च आप देखेंगे, आपको लगेगा कि स्टूडेंट्स को केवल और केवल रिसर्च के लिए प्रेरित किया जाता है। 16 देशों से स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा ले रहे हैं। पहली बार मुझे लगा कन्वोकेशन वाले दिन कि अफ्रीकन कंट्री से, अर्बन कंट्री से बहुत सारे स्टूडेंट, 580 स्टूडेंट फॉरेन के इस यूनिवर्सिटी में हैं। जैसे आपको बताया गया, छोटे से एक कॉलेज से 95 में किराए की बिल्डिंग में आरकेडीएफ की स्थापना हुई। एक पढ़ा लिखा पर गरीब आदमी से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो राइज करे।
हमारे राइज करने में हमारा स्टाफ, हमारे दोस्त, हमारे चाहने वालों ने बड़ी मदद की और आज इस यूनिवर्सिटी का नाम रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। अभी मैं चल रहा था तो पीछे पीछे सज्जन कह रहे थे कि आप इसका नाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना देते। मैं आपको एश्योर करता हूं, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हम लॉन्चिंग स्टेज में हैं। इस यूनिवर्सिटी का जो रेपुटेशन वो इंडस्ट्रियल साइंस रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाएगा। आखिरी एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, मेरे बेटे ने कुंभ में पूरी ताकत लगा के 1 महीना भर में 500 आदमियों को लेके लोगों को कुंभ के दर्शन कराए। झारखंड से 5000 आदमियों से 5 लाख पत्तल, चम्मच, गिलास, बिना पॉलीथीन वाला कुंभ का शीर्षक रखा गया। बेटे के गुरुदेव आदरणीय श्री गोपाल आर्य जी के संरक्षण में इन लोगों ने कोरोना के होते हुए भी किसी चीज की परवाह न करते हुए संतों के साथ मिलकर लगातार उस कुंभ में काम किया। अगला टारगेट ये है कि उज्जैन में जो महाकुंभ हो वो भी पॉलीथीन फ्री हो। आखिरी एक घोषणा जरूर मैं करना चाहूंगा कि इस 17 सितंबर से सेवा दिवस के रूप में और अगले 17 सितंबर तक 5 लाख पेड़ लगाने का टारगेट मैंने कल आदरणीय गोपाल आर्य जी को दिया था। हर स्टाफ मेंबर हमारा 100 पेड़ लगाएगा, अपने पिता के नाम पे, माता जी के नाम पे, भाई बंधु दोस्तों के नाम से, शिक्षकों के नाम से। वो 5 लाख पेड़ लगाने से उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो 3 से 4 डिग्री कम होगा। और जो मुझे कल शिक्षा मिली कि एक आदमी इतना पेड़ काटता है और लगाता नहीं है तो इस प्रदेश में जो टेम्परेचर वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। उसके लिए ये प्रण है हमारा कि हम 5 लाख पेड़ 1 साल के अंदर लगाएंगे। बहुत सारी चीजें जो बाहर से लोग आए हैं उनको आर्केडीएस यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं मालूम है। नॉर्मली हमारे यहाँ एक्स आर्केडीएफ कोई नहीं होता है, जो आता है उसको दिल से मिला दिया जाता है, चाहे वो रिटायरमेंट एज 60 साल हो। हमारे यहाँ 80 साल वाले भी बहुत लोग हैं, 70 साल वाले भी हैं और जिंदगी भर के लिए वो साथ जुड़े। 6000 आदमी इस ग्रुप में काम करते हैं। करीब करीब सभी लोकल आदमी हैं। हर यूनिवर्सिटी में 700 से 800 आदमी काम करते हैं। इस साल के अंदर उज्जैन में यूनिवर्सिटी स्थापना की हम पूरी कोशिश करेंगे और इतना ही बड़ा कैंपस वहां बनाएंगे। आप सबसे सहयोग की उम्मीद करते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा। रात को मुझे पता चली एक बात कि आदरणीय प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए तो नॉर्मली जो प्रधानमंत्री जाते थे तो काउंसलर के भी पैर छूते थे कि बड़ा ऊपर वाला भगवान का काउंसलर आ गया है अमेरिका में तो हमें उसके भी पैर छूने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने काउंसलर को केवल नमस्ते की, किसी काउंसलर के पैर नहीं छुए, किसी मंत्री से कुछ नहीं किया। जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो उन्होंने कहा कि मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही गले मिलकर काम करूंगा। पहली बार ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला जिसने इस देश की आन और शान को ऊंचा उठाया। अफगानिस्तान में भी अपने आदमियों को लाने में पूरा योगदान दिया। ये सारी चीजें इस देश के लिए एक सौभाग्य के रूप में आई है। पहली बार ये हुआ कि होली में हिंदुस्तानी पिचकारी में हम लोगों ने होली खेली, राखी में हिंदुस्तानी राखी से राखी बंधवाई।
ये सब चीजें इस देश की उन्नति के लिए योगदान के रूप में है। ये ट्रिलियन इकोनॉमी जो है अगले 3 साल से पहले आ जाएगी। ये देश हमेशा शिखर पर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय चेयरमैन सर डॉक्टर सुनील कपूर जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर भरत शरण सिंह जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग भोपाल को। कृपया वो आएं और अपना उद्बोधन हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री, मंच पर विराजमान श्री अशोक पांडे जी, मध्य भारत के माननीय प्रांत संघ चालक जी, श्री गोपाल आर्य जी जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के राष्ट्रीय प्रमुख हैं, और इस शैक्षणिक समूह आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर जी, बहन साधना कपूर जी चांसलर, और यहाँ पर उपस्थित गैलेक्सी ऑफ वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स और यहाँ का टीचिंग स्टाफ। सबसे पहले इस समूह को इस बात के लिए बधाई कि विश्व के 3 प्लांट जो बने विश्व में, जिसमें से 2 भारत में है, उसमें से एक मध्य प्रदेश के भोपाल में है, कार्बन कैप्चर प्लांट, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम लोग, मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे, और कई बार जब पॉल्यूशन की बात आती थी और उसमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, कई प्रकार के पॉल्यूशन आते थे, उसमें उसकी रेमेडी क्या हो सकती है, उसमें बताया जाता था कि जो चिमनी है उनसे जो गर्म धुआं यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन जो है पॉजिटिवली चार्ज होती है, ऑक्सीजन स्लाइट नेगेटिव, और इस प्रकार से वहां एनोड और कैथोड लगाए जाए ताकि कार्बन को वहीं प्रेसिपिटेट कराया जा सके और फिर बची हुई केवल हॉट गैस निकलेगी जो अपेक्षाकृत उतनी पॉल्यूटेड नहीं होगी, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और उसका एक व्यवहारिक पक्ष आज देखने को मिला जब हम कार्बन कैप्चर के माध्यम से लगभग 500 टन कार्बन जो प्रकृति में जाकर के कहीं न कहीं पॉल्यूटेंट बनता, जिसको हम रोक सके। जैसे पर्यावरण गतिविधि में गोपाल आर्य जी बैठे हुए हैं, और हमारे यहाँ आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ, और अपने यहाँ कहा गया है कृणवत्तो विश्वार्यम, कि हम लोग तो ऐसे हैं कि स्वयं श्रेष्ठ आचरण करते हैं और सबको श्रेष्ठ बनाते हैं, और श्रेष्ठ हम तभी बने रह पाएंगे भविष्य में जब हमारा पर्यावरण भी श्रेष्ठ हो, और उस कार्य में आप लगे हुए हैं। अपने यहाँ ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत की बात कही जाती है कि ये जो नेचर है, प्रकृति है, पर्यावरण है, ये हमें दोहन की अनुमति तो देता है, लेकिन शोषण और एक्सप्लॉयटेशन की अनुमति कतई नहीं देता। यदि हम थोड़ा सा अपने भारतवर्ष के जो एक बहुत पुरानी नहीं तो अभी 2-4 दशक पहले भी जाए, यद्यपि आज भी ये पद्धति प्रचलन में है कि प्रकृति के प्रति, अरे प्रकृति को, पेड़ पौधों को हम अपने परिजन परिवार का अंग मानते ही थे। और जो लोग बाग बगीचे लगाते थे, बाग बगीचे में जो घर में मांगलिक कार्य होते थे, तो वो मांगलिक कार्य में वो बाग बगीचे में सम्मिलित होते थे, और बगीचों को विधिवत विवाह कराया जाता था, मंडप वगैरह गाड़े जाते थे। जब कुएं की, बावली की खुदाई होती थी, और जब पहली बार पानी जमीन से बाहर आता है उस खुदाई में, तो हमने देखा है कि वह उस पानी को कलश में लेकर के और गांव में घुमाया जाता था, और लोग बाग उसका मंगल मानते थे। पहला फल आता था तो वही जो अपने यहाँ
राष्ट्रायदम न मम, यानी ये पहला फल आया है तो मेरा नहीं है, समाज का ही है। और घर के लोग नहीं खाते थे, उसको समाज में बांटते थे, गांव में लोगों को बांटते थे। इस प्रकार की संस्कृति हमारे यहाँ पहले से थी। और स्वनाम धन्य पर्यावरण, वातावरण, यानी एक प्रकार से कहा जाए तो ये पर्यावरण, वातावरण जिसमें आज परिचर्चा हो रही है, हमारा घर है और उस घर में रहने वाले हम लोग हैं। यदि घर ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो उसमें रहने वाले सुरक्षित नहीं रहेंगे। और उस कोविड काल में ऑक्सीजन की क्या कीमत है, ऑक्सीजन का क्या मूल्य है, क्या महत्व है, ये हम लोगों ने देखा है और बहुत नजदीकी से देखा है। बहुत से लोग उससे प्रभावित भी हुए होंगे, परिवार के लोग। तो इस प्रकार से कई बार ये विषय जरूर आता है कि हमें 500 वृक्षारोपण किए, हमने 10 पेड़ काटा और 20 लगाया, वो ठीक है, लेकिन जिसको हमने काटा वो 50 साल का पेड़ है और जिसको हमने आज लगाया तो आज से 40 साल बाद, 30 साल बाद उस स्थिति को प्राप्त करेगा। तो 500 प्लांट रिप्लेस बाय 500 प्लांट, ये समीकरण यहाँ फिट नहीं बैठता। और जहां तक अभी टरबाइन की बात चल रही थी, इसकी बात चल रही थी, टरबाइन में जिसका आविष्कारक का नाम आता है वो अमेरिकन इंजीनियर जेम्स फ्रांसिस का नाम आता है, कि जो 1849 में टरबाइन का आविष्कार किया। क्या टरबाइन 1849 में आया? आप उत्तराखंड जाइए, हिमाचल प्रदेश जाइए, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जाइए और काठमांडू जाइए, वहां के म्यूजियम में हमने देखा भी है और कई जगह हमने, आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस प्रकार से जो आइस मेल्टेड वाटर स्ट्रीम हाई एल्टीट्यूड से आता है, उसको विधिवत चैनलाइज करके और उसको डाइवर्ट कर देते हैं, उसे पंचक्की चलाते हैं, आटे की चक्की, तेल की चक्की, धान की चक्की, और ये प्रक्रिया हजारों वर्षों से चली आ रही है। और यहाँ तक ये जो काड़ी और मूसल यानी जो कुटाई होती है, उसको भी किस प्रकार से उस वाटर स्ट्रीम से इंटरवल के माध्यम से किस प्रकार से उसको चलाया जाता है, ये हजारों वर्ष से भारतवर्ष में इसकी प्रथा थी। लेकिन आविष्कारक में नाम जुड़ता है अमेरिकन का, वो अलग विषय है। एक ठीक है, समय भाई साहब लोग बैठे हुए हैं और एक डॉक्टर कपूर साहब ने कहा कि हमारे इस आरकेडीएफ ग्रुप में कोई एक्स नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। अभी तक भारतवर्ष में जो आउटपुट आता है वो 18 साल से 65 वर्ष के बीच का ही लोगों को आता है। अरे इसके पहले 18 वर्ष के पहले ठीक है, वो ग्रोइंग एज है और वो अलग विषय है, वो अपना अध्ययन में रहते हैं। और 65 साल के बाद तो ठीक है, थोड़ा किस प्रकार से वो अलग विषय है, लेकिन 65 साल के बाद भी हमारे पास एक बड़ा समूह है। और आप देखते हैं अमेरिका का जो बाइडेन रनिंग 79 ईयर और जो है अभी, तो यानी ये जो हमारा एज पूल है 65 वर्ष से 80-85 वर्ष तक, ये हमारे लिए बहुत ही, इसको कैसे इनकैश कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी आया है कि 4% जो जीडीपी है उसको हम 6% कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ठीक है, 6%, 2% गवर्नमेंट भी चिंता करेगी, अन्यथा हमारे जो एल्यूमिनाइज हैं, गांव के एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायरमेंट के बाद गांव में रहते हैं, किसी भी नगर में, क्षेत्र में रहते हैं, उनके पास सुदीर्घ जीवन का 65 साल, 70 साल, 80 साल का अनुभव है। उस अनुभव को किस प्रकार से समाज के हित में लगा सकते हैं और किसी गली मोहल्ले ग्रुप में टीचर का काम कर सकते हैं। तो ऐसा काम जिसके लिए हमको 25-50 हजार महीना गवर्नमेंट को देना पड़ता, उस काम को यदि हम स्वैच्छिक हमारे इस आयु वर्ग के लोग अपने हाथ में लेते हैं तो 4% में ही हम 6% का जीडीपी पहुंच जाएंगे और काम वही होगा जो 6 और 7% जीडीपी में आएगा। इस सुदीर्घ जीवन को किस प्रकार से हम समाज उपयोगी कर सकते हैं। और इसमें एक उदाहरण ध्यान में आता है, इंजीनियर विश्वेश्वरैया का सुदीर्घ जीवन 101 वर्ष का था, 1861 से 1962।
और एक बार जब वो 100 वर्ष की अवस्था में थे तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और एडमिट हुए तो अपने घर के परिजनों को, नाती पोतों को बोले कि बेटा जब शाम को आना तो फलानी फलानी पुस्तक लेकर के आना और उसमें फलानी डिक्शनरी भी लेकर के आना। अब उनके बच्चे आए, वो किताब ढूंढने लग गए। किताब ढूंढ करके जब शाम को गए तो अपने दादाजी यानी विश्वेश्वरैया जी को दिया जो, और उनके मन में एक प्रश्न आया कि 100 वर्ष के हो गए हैं और भारत के पहले इंजीनियर हैं और न जाने इनको कितने कितने पुरस्कार भी मिल चुके हैं, भारत में तो रत्न भी अवार्ड भी मिला। तो उन्होंने सहज ही पूछा कि दादाजी इन पुस्तकों का आप क्या करोगे? तो विश्वेश्वरैया जी ने कहा कि अरे बेटा, समय का सदुपयोग करेंगे, इनको पढ़ेंगे और ज्ञान की वृद्धि करेंगे। तो ये समूह यदि ये काम कर रहा है तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, आगे भी करता रहे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भरत शरण सिंह जी। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री अशोक पांडे जी, माननीय संघ चालक मध्य भारत प्रांत, कृपया वो आएं और अपने अनुभव को हम सभी के साथ बांटें और हमें मार्गदर्शित करें। मंचस्थ माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय भाई साहब गोपाल जी आर्य, समसम्मानीय डॉक्टर भरत शरण जी, अध्यक्ष मध्य